नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स पे चर्चा का आज ये दूसरा एपिसोड। इसमें हम लोग बात कर रहे थे कल न्यूक्लियर फिजिक्स की, और कल हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस का जो बेसिक था, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे एक अलग सा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखता है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगे के कॉन्सेप्ट के लिए ये टॉपिक तो क्लियर होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट को जब भी हम देखते हैं तो ये जानते हैं कि एन एलिमेंट इज़ अ फंडामेंटल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी एलिमेंट हमारा होता है वो सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है या सिंपलर क्या होता है, सब्सटेंस होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि फंडामेंटल सब्सटेंस है। फंडामेंटल सब्सटेंस की कल भी बात हम कर रहे थे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम फिर क्या कर सकते हैं, फर्दर उनको सब पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स हमारे फंडामेंटल, तो यही बात यहाँ पर भी है कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हम फिर फर्दर किसी दूसरे एलिमेंट्स में या दूसरे सब्सटेंस में डिवाइड ना कर पाएँ, तो ऐसे जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम एलिमेंट्री सब्सटेंसेस कहते हैं और इनको हम एलिमेंट कहते हैं। और कहने का मतलब है कि आप कोई भी ऑर्डिनरी, अगर डिफिनीशन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें लास्ट लाइन में देखो तो लिखा हुआ है बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेसेस से हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाता है एलिमेंट। अब एलिमेंट का अगर हम एक एग्जांपल लेकर के देखें, जैसे हमारे पास में ये फिगर में हीलियम दिखाया गया है, तो हीलियम का ये तो हो गया आपका एलिमेंट सिंबल कि He, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा कोई दूसरा भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे जो इसके लेफ़्ट में बॉटम पे जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, और ये जो लेफ़्ट में टॉप पे लिखा हुआ है ये मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इसको हम समझते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब समझ में आता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। कल प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो जिसको ना समझ में है वो पिछले वाले वीडियो में जाके पहले देख ले, फिर आगे समझे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इस एलिमेंट में या इस एटम में ये जो हमारा बनेगा उसमें क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उनको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। और मास नंबर का मतलब क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कल हमने बात की थी कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे दो पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो योग आएगा, जो समेशन आएगा, वो हमारा मास नंबर बोला जाएगा। और इन शॉर्ट हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नंबर को एक करके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मास नंबर हो जाता है। तो ये मास नंबर जो है हमारा इस तरीके से हमेशा यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का योग, यानी कि यहाँ पे ये दोनों का योग है, और ये है एटॉमिक नंबर। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ से देख के कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब बात आती है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि Z इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि Z डिसाइड करेगा कि हमारा एलिमेंट कौन सा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर हाइड्रोजन होगा तो उसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 लिख रखा है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन ही है, भले हाइड्रोजन का आइसोटोप हो। ये आइसोटोप्स क्या है इसको हम आगे समझते हैं अभी। Z का मतलब ही है कि Z हमारा डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट होगा। अगर सोडियम है तो फिर वो 11 ही होगा उसके लिए Z, हीलियम है तो 2 ही होगा। तो इस तरीके से Z जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि Z ये डिसाइड करेगा कि हमारा कौन सा एलिमेंट है। इसके बाद अब बात आती है एक और टर्म की, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो टर्म हमारा निकल के आता है कि एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास की बात अगर करें तो कल हम जब देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि जो मास नंबर था, अगर हम मास की बात करें
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में तो देख रहे थे कि सिमिलर जो था वो 1 AMU के इक्वल आ रहा था, और AMU जो था वो एटॉमिक मास यूनिट थी, जिसकी वैल्यू हमारी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के अप्रॉक्स है। तो ये कहते हैं कि मास ऑफ एटम की जब भी हम बात करते हैं या एटॉमिक मास की जब भी हम बात करेंगे तो वो हमारा न्यूक्लियर का मास ही होता है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि मास, एटम के मास में क्या क्या होगा, न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास हमारे न्यूक्लियस यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के मास से काफ़ी छोटा होता है। कल भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg 31 kg क्या होता है हमारे पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन हो या मास ऑफ न्यूट्रॉन हो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के आसपास होता है। तो इस वजह से जब भी हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं या देखते हैं तो केवल हम न्यूक्लियर मास देखते हैं कि कितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का मास आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो न्यूक्लियर मास की, उसकी वजह क्या है हमने आपको बता दी। न्यूक्लियर मास में जब भी हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनका मास क्या है, उसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल न्यूक्लियर मास या टोटल एटॉमिक मास अप्रॉक्स निकल आएगा। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर हम एक प्रोटॉन का मास कैसे निकालेंगे कि एक प्रोटॉन है उसको हम 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दें। AMU क्या है, कल हमने बता ही रखा था, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसी भी न्यूक्लियाई में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। जैसे अभी हम 2He4 की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या थे, दो हमारे प्रोटॉन थे और 2 ही हमारे न्यूट्रॉन निकल के आ रहे थे। तो यहाँ पे अगर निकाला जाए तो कैसे निकल के आएगा, 2 + 2 इंटू 1 AMU, तो क्या हो जाएगा 4 AMU के इक्वल हो जाएगा। AMU की आप वैल्यू रख दीजिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो आपका न्यूक्लियर मास ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, निकल आएगा, या एटॉमिक मास ऑफ निकल आएगा उस एलिमेंट का जिस एलिमेंट की आप बात करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, एटॉमिक मास क्या है, मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है, 3 चीज़ें डिफाइन की, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर। अब हम बात करते हैं एक एक करके किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई को हम क्या करते हैं, जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, जब भी हमें कहीं पे भी आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन करना होगा, अब भाई कोई चीज़ होगी अगर कम मात्रा में है तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। जब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, जब हमारे पास में एलिमेंट्स की और डिस्कवरी होती गई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ते गए, तो फिर क्या करना पड़ा, उसको कैटेगराइज करना पड़ा। देखा गया कि किस तरीके से किसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही, उस तरीके से उसको कैटेगराइज कर लिया गया। जिस तरीके से आपको हम एग्जांपल देते हैं कि पीरियोडिक टेबल आप देखी होंगे, तो पीरियोडिक टेबल में क्या थी, जिस तरीके से SP D ब्लॉक क्या गया बनाए गए ना, कि S ब्लॉक ये है, P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हमारे जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी उनको हमने S ब्लॉक में रखा, फिर दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी को P टाइप में रख दिया। तो इस तरीके से हमने S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और ये सब ब्लॉक क्या कर लिए, एटॉमिक टेबल में डिफाइन कर लिए। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, न्यूक्लियाई को क्या करना चाह रहे हैं, क्लासीफाई करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में जो टाइप आता है वो आता है आइसोटोप्स, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। कहने का मतलब ये है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये एटम्स कैसे होते हैं, सेम एलिमेंट whose nuclei have same number of protons but different number of neutrons। तो ये क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की ही बात हो रही है। देखो Z इक्वल ऑफ द 1 सब में है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, सब में सेम हो रहे हैं, तीनों में आप देख सकते हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, है ना। तो यहाँ पे ये देखो 1 मास नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अगले वाले में 3 हो गया। तो मास नंबर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। मास नंबर वेरी कर रहा है तो यहाँ पे अगर डिफिनीशन को मैच कराने की कोशिश करें तो क्या लिखा हुआ है, सेम एलिमेंट whose nuclei have same number of proton। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में
बॉटम में होते हैं, सब में देखो 111 लिखा हुआ है यानी कि सेम है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है अगर ध्यान दो तो मास नंबर डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी तो है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 न्यूट्रॉन्स, 1 - 1 0। अरे भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का योग होगा ना, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा हमारा मास नंबर में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो प्रोटॉन आपका हो ही गया तो न्यूट्रॉन क्या बचेगा, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 तो कितना बचेगा, न्यूट्रॉन 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 - 1 तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा आइसोटोप्स हो गया है ना। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोटी मोटी बात हम यहाँ पे समझें कि आइसोटोप्स क्या है, तो आपको केवल ये समझना है कि जिनका एटॉमिक मास सेम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर मास नंबर डिफरेंट होता है, वो हमारे आइसोटोप्स कहलाते हैं। अगला आता है आइसोबार्स। अब यहाँ पे डिफिनीशन में ध्यान देना है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जबकि पीछे देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है ना। जेड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियाई, ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो रही है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, जो भी एटम्स होंगे वहाँ ये डिफरेंट एलिमेंट होंगे, यानी कि इनके लिए सबके लिए जेड डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं एक एग्जांपल लिया गया, एक में 18 है, एक में 19 है, एक में 20 है, सबके लिए जेड डिफरेंट है। बट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, उनका सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वही तो होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखो सम में 40 40 40 है, ये तो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आपका एक आर्गन है, क्रिप्टॉन है और कैल्शियम है। इन तीनों में आपको क्या दिखाया गया है, 22 नाइट्रोजन, 22 आपके क्या है, न्यूट्रॉन है, अगले वाले में 21 न्यूट्रॉन है, अगले वाले में 20 न्यूट्रॉन है, 18 प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिसमें क्या हो रहा है, सबका जेड डिफरेंट है, बट सबका जो एटॉमिक नंबर है, जो सबका मास नंबर है वो क्या है, सेम है, 40 40 40 है। तो यही तो डिफिनीशन में यहाँ पे आइसोबार्स में मेंशन कर रखा गया है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स whose nuclei have same number of nucleons but different number of neutrons। तो यहाँ पे देखो सबके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, सबके अंदर प्रोटॉन भी डिफरेंट हैं। यानी कि जब अगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे सेम क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, उन दोनों का क्या होगा, योग जो सम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगला हमारे पास में आता है आइसोटोन्स। अगली कैटेगरी क्या आती है, आइसोटोन्स। पहला क्या था, आइसोटोप्स, दूसरा क्या था, आइसोबार्स, अब क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में और आइसोटोप्स में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ पे आइसोटोन्स को आप जो है इस तरीके से न्यूट्रॉन से क्या कर दीजिए, रिलेट कर दीजिए कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे और डिफरेंट न्यूक्लियाई होगा, जाहिर सी बात है। जेड भी डिफरेंट होगा बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। तो एग्जांपल में अपने पास में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आगे ब्रैकेट में भी आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन क्या हो रहा है, हर केस में 6 7 8 चेंज हो रहा है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अच्छा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल कैसे रहे हैं, तो आप देखो नीचे से 14 - 6 कितना आ गया, 8, 15 - 7 8, 16 - 8 7। तो जब भी निकालना टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोटोन्स हो गया। तो अगर अब इसको हम क्या करें, समराइज़ कर लें, फिर अगली कैटेगरी पे चलें। तो हमारे पास क्या था, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब जिनका जेड सेम है बट जिनका ए क्या है, डिफरेंट है। आइसोबार्स, जिनका ए मीन्स एटॉमिक मास, जिनका ए सेम है बट जेड क्या है आपका, डिफरेंट है। अगला है आइसोटोन्स, जिनका ना तो जेड सेम है ना ही ए सेम है। तो इनमें सेम क्या, इनमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि एन सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट कैटेगरी की, जिसको हम बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई, है ना। ये बहुत रेयर केस में पढ़ने को मिलती है। इसका मतलब भी ये हो जाता है कि एक आइसोबार्स का ही एक अपर लेवल है। अब पेयर ऑफ आइसोबार्स, एक आइसोबार्स का एक पेयर आप ले लो, जहाँ पर आपका क्या हो, प्रोटॉन नंबर, एक का प्रोटॉन नंबर दूसरे वाले न्यूक्लियाई के न्यूट्रॉन नंबर के बराबर हो जाए। कहने का मतलब है पहले वाले का प्रोटॉन नंबर दूसरे वाले के न्यूट्रॉन नंबर से, या पहले वाले का न्यूट्रॉन नंबर दूसरे वाले के प्रोटॉन नंबर के
इक्वल हो जाए, तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या बोले जाते हैं, मिरर न्यूक्लियाई बोले जाते हैं, जैसे ट्विन ब्रदर्स, है ना। अब बात करते हैं मिरर न्यूक्लियाई के एग्जांपल्स की। जैसे ये लिखा हुआ है 1H3, है ना, 1H3, और ये क्या है 2He3, तो ये आइसोबार्स हो गया। जेड क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। ये 3 यहाँ पे भी 3, यानी कि इनका जो मास नंबर है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 2 है। दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। देख लो साफ साफ दिख रहा है क्या, प्रोटॉन 1 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, और 2 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अगर आप मिरर रखो एक तरफ तो दूसरे की इमेज बना के देखोगे तो कुछ ऐसे ही बनेगी, केवल यहाँ पर ई का अंतर आएगा, है ना, वो तो आपका जेड से आ ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में आगे की चर्चा होगी। थैंक यू।